कि BD is the diagonal of the parallelogram ABCD such that angle CBD is equal to 12x and angle ABD is equal to 7y and ADB is equal to 60 and angle CDB is 28, then value of 2x plus 3y is which सीधा। तो सबसे पहले तो हम इसके पहले स्ट्रक्चर खींचने की कोशिश करते हैं, उससे फिर समझने की कोशिश करते हैं वो क्या रहा है हमसे। तब तक हम कुछ नहीं समझ पाएंगे इसके। एक पैरेललोग्राम है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है। ए बी सी डी, कभी भी हम एक साइक्लिक ऑर्डर में ही उनका वर्टिक्स का नेमिंग करेंगे, यानी ए बी सी डी या ए बी सी डी, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये हमें ध्यान रखना है। तो अभी वो क्या कह रहा है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी का विकर्ण बी डी, बी डी उसका एक विकर्ण है, ठीक है। प्रकार है कि सी एंगल सी बी डी उसने 12x दे दिया, 12x, ठीक है। एंड एंगल ए बी डी 7y, ए बी डी ये 7y दे दिया, ए बी डी वाई। और ए डी बी, एंगल ए डी बी, ए डी बी 60 दे दिया। और एंगल सी डी बी यानी कि ये वाला एंगल ये दे दिया 28। अब हमसे पूछ लिया 2x प्लस 3y की वैल्यू, आप बताइए। तो देखो, जब ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें ये जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी? पैरेलल लाइन होंगी, ऑब्वियस है। यानी कि ये लाइन जो है कहीं ना कहीं इस लाइन के पैरेलल होगी, ये तो पैरेललोग्राम है। और ये लाइन कहीं ना कहीं के पैरेलल होगी, ये आप समझ लें। जब दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में ये बनी हुई, तो यहाँ पर आपको एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, जेड, ये एक जेड ही तो बना है। बस सीधा हम वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी जो पैरेलल लाइंस पे लग, यानी कि ये जेड का ये कॉर्नर, यानी 2x इज इक्वल 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 12x इक्वल टू 60, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 5, एक निकल गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाले कॉर्नर, 7y इक्वल टू 28, 7y इक्वल टू 28, दैट इज आपका 4, y इक्वल टू 4 आ गया है, इम्प्लाइज y इक्वल टू x और y दोनों मिल गए हमें। अब ये 2x प्लस 3y की वैल्यू पूछी थी इसने, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई यानी कि 4 इक्वल टू 10 प्लस ये आपका 12, 10 प्लस 12 दैट इज 22। तो आंसर इज थर्ड। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो, इसको समझते हैं। A student listed the following properties of rational numbers, which one or ones is correct। ये कुछ प्रॉपर्टी किसी लिखी है बच्चे ने, तो कौन सी उनमें से सही है और कौन सी सही नहीं है, उनकी सूची बना रखी है। परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा और से सही है? एक, परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक तो होते ही होते हैं, ठीक है, ये बात तो। दूसरा, शून्य परिमेय संख्या नहीं है, ये बात तो गलत है। शून्य भी क्या है? एक, अपने आप में शून्य भी एक परिमेय संख्या है। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें हमारी सही होगी, ए और सी। देन आंसर विल बी, हमारा आंसर क्या आ गया? ए आंसर, जिसमें दोनों चीजें सही आ रही हैं हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन दिया, फिर भी इसने, इसका और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अब इतनी नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, वरना तो पेपर का पार्ट रह जाएगा, अभी भी रह सकता है क्योंकि लेंथी पेपर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरी क्लास भी है ना उसके बाद में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वन ऑफ द फैक्टर पी
क्यूब एक्स माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी एक्स वाई प्लस जेड माइनस जेड इज इतने के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड इनमें से कौन सा होगा? तो आसानी से हम देखें इसको, हमें दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई, मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, ठीक है, माइनस पी वाई माइनस पी जेड माइनस जेड। अब दो दो के पेयरिंग बना लीजिए, बहुत आसान सा, यानी कि पी स्क्वायर एक्स एज ए कॉमन, तो पी प्लस वन माइनस पी वाई एज ए कॉमन, तो पी प्लस वन एंड माइनस माइनस जेड कॉमन, तो पी प्लस वन, तो पी प्लस वन इज ए कॉमन एंड रिमेनिंग एक ब्रैकेट में रह जाएंगे, तो पी प्लस वन एंड रेस्ट वन, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड हमारा, ठीक है। यानी और कोई इसका है ही नहीं मेथड, बस सिंपल से सिंपल यही तरीका, उसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं, क्योंकि इसको तो आपको करना ही पड़ेगा अलग अलग उसके पार्ट्स बना करके, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ डाटा मीडियन की बात कर रहा है, डाटा दैट वन इज एक्स and the median of the data obtained by replacing 3 by 33 and 8 by 18 is the above data is y, then what is the difference between y and x? तो पहले तो इसका हमें मीडियन देखना है, फिर हमें इसका मीडियन देखना है आफ्टर रिप्लेसिंग, और फिर उनका डिफरेंस बताना है, ये वो हमसे काम कराना चाह रहा है। तो ठीक है, नो इशू, हम भी क्या करते हैं, निकालना शुरू करते हैं इसको। और देखिए पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर ही लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है मीडियन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, इसका मतलब फिफ्थ एंड सिक्स टर्म का हाफ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, क्योंकि यदि इसमें 11 टर्म, सिक्सवां टर्म जो होता वही हमारा मिडिल बन जाता, जब जब हमारे ऑड टर्म्स होते प्लस वन करके डिवाइड कर देते हैं, वो मिडिल टर्म जो आता है वही हमारा मीडियन हो जाता है। बट जब इवन होता है तो हाफ हम करते हैं अगला, यानी कि n/2 प्लस n/2 प्लस वनवा टर्म्स का हाफ ही हमारा मीडियन होता है। तो अब हमें इसमें क्या करेंगे, हम इसको या तो हम सीक्वेंस में लगा लें, अदरवाइज हम बिना सीक्वेंस के लगाए भी हम देखें पांचवा और छठा टर्म्स क्या आएगा। सबसे छोटा टर्म उठा लेते हैं पहले, उससे काउंट करना शुरू करते हैं, यानी कि पहले 3 है, या तो लगाइए या फिर फिफ्थ और सिक्स टर्म ढूंढ लीजिए सीधे। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, ठीक है, एक और चाहिए हमें, इसके बाद 21 ही है इसमें, ठीक है, 21 है, फिर 23 है, 21 है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 2 38, यानी कि 19 आ गया। 17 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 दैट इज 38 बाई 2 दैट इज 19। तो इसकी तो हमारी यानी एक्स की वैल्यू तो मिल गई हमें 19, एक्स तो 19 मिल गया। अब क्या कह X. रहा है, एक्स 19 मिल गया। अब उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब देखिए उसने टी को 33 कर दिया, इसको तो क्या कर दिया 33, और 8 को 18 कर दिया, अब 8 को 18 कर दिया, 18 कर दिया। अब हम ये देखेंगे अब टर्म्स में क्या फ़र्क पड़ा हमारे टर्म में। तो देखो ये तो ऑलरेडी, जैसे कि पहला दूसरा, जो हमारा पहला था वो तो हट गया अब, ठीक है, तो उसको हटा दीजिए। तो अब पहला ये हो गया हमारा पहला टर्म, ये दूसरा था, यानी कि अभी भी जो टर्म्स जो केवल एक तरह से ये, इसको हम हटा ही देते हैं, आइए, और इसको भी हटा लीजिए। अब देखते हैं दोबारा से, अब इसको हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म हमारा यहाँ आ जाएगा, अब दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, चौथा टर्म, चौथा टर्म, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है, पहला टर्म 7 लिख लेते हैं, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा इसमें। 7 और अगला टर्म हमारा आ गया, सेकंड टर्म आ गया, उसके बाद 15. 15 है, 15 उसके है. बाद फिर हमारा टर्म 17. है 17, इसके बाद हमारा टर्म है फिर 17 के बाद 18, 21. और फिर है 21, हाँ. 23, इस तरह से हैं। तो हमें 3 4 5, 5 और छठा ये टर्म हमें देखना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों टर्म्स को हाफ में तो जोड़,
23, ठीक है, क्योंकि इसको यदि हम देखें आर प्लस 22, यानी ये y मिल गया। अब हमें इनका डिफरेंस पूछा था x एंड y का, तो 19 एंड 22, तो 19 22 माइनस 19 दैट इज कितना आ गया 3, आंसर इज थर्ड। मतलब ये क्वेश्चन को ना सॉल्व करा रहा है पूरा आपसे, तो भी आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं वो आप कोशिश। मोहित जी, जी मैम बोलिए। मोहित जी ये पूछे, जैसे इसमें आपने 3 छोड़ दिया था, तो फिर आपने इसको 8 को क्यों लिया 18, मतलब? नहीं एक्चुअली में ना मैम वैसे नहीं छोड़ा है हमने, उसका रिप्लेस कर दिया हमने 33। 33 आएगा नहीं अभी इसमें, 33 तो हमें अच्छा, तो केवल 5 में छठी अच्छा, वो टर्म तक ही 21 के देखना है बाद ना, वाला आएगा। तो बाद में आएगा तो उसकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं ठीक, है, ठीक। उसके डिफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। 18 का तो फर्क अच्छा, पड़ा अच्छा, क्योंकि अच्छा, 18 तो ठीक है, ठीक। इंक्लूड हो गया उसमें। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशो 2 3 4, इस रेशो में है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33957। व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स? तो तीनों नंबर्स का सम क्या है? अब 3 नंबर दे दिए 2 3 4 इस तरह से। आप देखिए कि यानी कि सपोज करिए उनका प्रोपोर्शनलिटी रेशो हमारा आ गया के, तो हम इसको क्या ले लेते हैं 2k क्यूब प्लस 3k क्यूब प्लस 4k क्यूब, एंड दैट इज गिवन 33957। अब इसको हम देखें तो जनरली यदि हम देखें तो क्यूब तो हमारा बाहर आ गया निकल के सिंपली, यानी कि के क्यूब एज ए कॉमन सब में से आ जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 2 का क्यूब, यानी कि ब्रैकेट में जो बचेगा 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का क्यूब यानी कि 27, प्लस 4 का क्यूब 4 चौका 16 चौका 64 यानी कि 64, इंटू के क्यूब इक्वल टू ये दिया है इसने 33957। अब इसको आप देखिए टोटल 7 11 8 9 यानी कि 6 8 9 99 99। अब इसको आपको देखिए मतलब कितनी कैलकुलेशन करा रहा है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कर लें, लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन बनेगा इससे आगे और कॉम्प्लिकेशन बना रहा है ये कि 99 के क्यूब इक्वल टू 33957। यहाँ तक आ गए। अब या तो पहले डिवाइड करिए फिर आप क्यूब निकालिए, तब आप के निकाल पाएंगे। जब आप के निकाल पाएंगे तब इनका 2k 3k प्लस 4k जो सम है वो निकाल पाएंगे। तो आप अब इसको क्या करें, अब इसको यहाँ इससे डिवाइड करने की बजाय तो आप क्या ले लें, सपोज दैट आप 100 मान लें। क्या मान लें? अप्रोक्सीमेशन से करेंगे एज ए 100। ये तो एज ए 100 मान लिया हमने, 99 एज ए 100, और इसको हम 3395 को एज ए 34,000 के उसमें मान लें। तो ये 100 से यानी कि 34 जीरो यानी कि ये कितने टाइम कट गया अप्रोक्सीमेटली 340, यानी के क्यूब अराउंड 340। तो क्यूब है तो ये कंप्लीटली क्यूब हो रहा होगा कहीं ना कहीं डेफिनेटली। तो 34 के नियर बाई कंप्लीटली क्यूब क्या आएगा हमारा कंप्लीट क्यूब, ये 343 आता है, यानी कि 343 आ रहा होगा डेफिनेटली यहाँ पर। यदि आप इसको देखेंगे तो 343 आ रहा होगा। अब 343 के क्यूब इक्वल टू 343, देन के इक्वल टू क्या आएगा हमारा, यानी कि किसका क्यूब होगा, ये 7 का क्यूब होगा। तो के हमें अब मिल गया 7। अब यदि इसको वैसे सॉल्व करें तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो के इक्वल टू हमें मिला 7। जब हमें के इक्वल टू 7 मिला तब हमें यहाँ पर यानी कि 7 जो है वो सारे में से 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 2 के आंसर क्या था हमारा जो आने वाला है। स्पेस कम रह जा रहा है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, अब क्या ही करें, ये छोटा वो यदि अलग अलग करेंगे तो फिर उसमें जो क्वेश्चन नहीं होगा वहाँ पर। चलिए तो ये 2k प्लस 3k प्लस 4k, अब इनको अब सीधा सीधा k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। तो यानी इसको हम यदि k को एज ए कॉमन भी ले लें तो 4 3 7 और 2 9, 9 इंटू 7 यानी कि 63, 9 इंटू 7 यानी 63, तो आंसर क्या मिल गया हमें 63। इतना आप सोचिए कि इतनी कैलकुलेशन उसने वो दे रखी है। अब इसको समझा रहा हूँ जैसे कि आप फास्ट, और कितना फास्ट करेंगे आप इससे, क्या सर फास्ट करेंगे के मैं। की, सॉरी सर, हाँ मोहित सर, ये के की वैल्यू क्या निकली? के 7 की वैल्यू 7 7। 7। एक्चुअली ना इसमें कैलकुलेशन करे तो समझ ही नहीं आ रहा कैलकुलेशन। हाँ तो क्योंकि ये इतना लेंथी बना दिया है इन्होंने क्वेश्चन को कि पूरा कैलकुलेशन भर दिया है इसमें एक तरफ से। ठीक है,
तो यानी ये था k इक्वल टू 7 निकल के आया, तो हमने केवल क्या किया है, इनको कॉमन ले लिया है, 2 + 3 + 4 इंटू k कर दिया है, तो k से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 4 3 7 2 9 और इंटू 7 9 7 63, बस वो हमने काम किया है। ठीक है, सिंपली। अब अगला क्वेश्चन है, number of vertices V, edges E and faces F of polyhedron are respectively 10, 15 and x. Then value of 3x minus 12. अभी एक यूलर का मतलब फॉर्मूला होता है फॉर पॉलीहाइड्रंस, वो क्या होता है, V प्लस F इक्वल टू E प्लस 2। आपको शायद याद होगा आप लोगों को, V प्लस F वर्टेक्स प्लस फेसेस इक्वल टू E प्लस 2 और 3D फिगर्स जो आपका क्यूब एक्सेट्रा है, क्यूब ये जो हमारे आ रहे हैं इनके लिए, यानी पॉलीहाइड्रल्स के लिए, पॉलीहाइड्रन्स के लिए फॉर्मूला बनाया था उन्होंने, यूलर ने, जो बताया था उसके वर्टेक्स और फेस के बीच में रिलेशन दिया था उन्होंने। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, केवल वर्टेक्स कितना दे दिया 10 प्लस फेस कितने दे दिए हमें, x दे दिए, इक्वल टू ई कितना दे रखा है 15 + 2, यानी कि x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 17 - 10 दैट इज 7, 7x की वैल्यू मिल गई 7। तो अब वो पूछ रहा था 3x - 12, तो 7 × 3 यानी कि 21 - 12 यानी कि 9। अब भी देखिए वो कैलकुलेशन करा रहा है, कितनी मतलब केवल वैल्यू तक नहीं सीमित कर रहा है, वो आपको वैल्यू के बाद भी आपसे निकलवा रहा है, मतलब मल्टी फंक्शनिंग वर्क करा रहा है, वो मल्टी पर वर्क करा रहा है, कई कई चीजें एक साथ पूछ रहा है, ये भी निकालिए फिर आप वैल्यू भी निकालिए, इतनी उम्मीद कर रहा है वो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसके लिए तो स्पेस है हमारे पास नीचे, इफ x अपॉन वाई, यानी कि यदि x अपॉन वाई इक्वल टू -1/3 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/3 टू द पावर -4 है, तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन x टू द पावर -x का मान, देखिए केवल x और y निकलवा नहीं रहा है पहले, वो पहले आप सारे पूरे एक्सपोनेंट फॉर्मूले लगा रहा है, वहां पर एक्सपोनेंट फॉर्मूले लगाइए, x अपॉन वाई निकालिए, फिर जो ये निकाल के लाएंगे उसका भी रेसिप्रोकल करिए आप, मतलब उसका भी रेसिप्रोकल करिए, इतना वो घुमा रहा है क्वेश्चन को बार। चलिए कोई बात नहीं, हम शुरुआत करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/3 टू द पावर -3 को, क्योंकि जब एक रूल है कि a अपॉन बी टू द पावर n -n एंड दैट इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर n, यानी वो अंदर की जो क्वांटिटी है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप केवल, और उसको माइनस से प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू, यानी कि -3 अपॉन 1, तो 3 अपॉन 1 लिखें उसको या ना लिखें तो डजेंट मैटर, की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई कर देते हैं, 3/2 उल्टा कर देते हैं इसको भी, डिवाइडेड बाई 3/2 टू द पावर 4, क्योंकि पॉजिटिव हो गई ये। अब इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो अभी यहां से हमें क्या मिलेगा, तो -1 टू द पावर 3 मतलब माइनस मिल जाएगा, और 3 की पावर 3 अपॉन ये 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 जो है हमारी ये ऊपर चली जाएंगी, तो एक पावर बच जाएगी रिमेनिंग, तो -16, ये क्या हो जाएगा -16/3, तो x अपॉन वाई क्या मिल गया हमें, -16/3, x अपॉन वाई -16/3। अब ये -16/3 है जब x अपॉन वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ये वाले पार्ट को, तो x अपॉन वाई -16/3 प्लस इसका उल्टा करिए आप, यानी कि माइनस में ही, ये माइनस आएगा क्योंकि दोनों माइनस में ही है, -3/16 टू द पावर -1, ये है। आप ये 16 32 48 आपका 48 आ जाएगा आपका एलसीएम। अब इसको 16 × 16 और को भी आप देखें, 16 3 × 3 9, आप कहीं ना कहीं ये जो क्वांटिटी आने वाली है 16 × 16 प्लस ये भी -9 और ऐड हो जाएंगे, तो 200 समथिंग क्वांटिटी आने वाली है, और फिर उसका रेसिप्रोकल होगा तो 48 ऊपर चला जाएगा और वो बड़ी क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। तो ऐसा कहाँ हो रहा है, और माइनस में पूरी क्वांटिटी आने वाली है क्योंकि रेसिप्रोकल होकर के, तो पूरी क्वांटिटी तो माइनस में आने वाली है, तो माइनस में ऐसा एक ही जगह हो रहा है
यहाँ पर 48 है बट वो नीचे है, हटा दीजिए, ये भी है नहीं, ये नहीं है, तो कौन सी पोजीशन बन रही है हमारे पास? सॉल्व, इससे आगे सॉल्व भी ना करें तो भी हमें मिल रहा है। अदरवाइज तो आप सॉल्व करिए तो फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 48 ऊपर आने वाला है, क्योंकि रेसिप्रोकल जब हम करेंगे उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, तो आंसर हमें मिल गया -40। कॉन्सेप्ट वाज लेबल्ड एज स्केमा भाई, कॉन्सेप्ट वाज लेबल्ड एज स्केमा। स्केमा की कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दी गई थी? द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। ये आसान क्वेश्चन है। वाइगोट्स्की ने तो स्कीमा से संबंध रखा ही नहीं था। कौन थे वो? केवल प्याजे थे जो स्कीमा से रिलेशन रखते थे। तो ये तो आसान क्वेश्चन ही पूछ लिया है। कभी कभी आसान भी पूछ लेता है ये तो अच्छा है, लक है हम लोगों का। ये ब्रूनर भी नहीं थे, वैन हेले, ये सब नहीं थे। ठीक है, अब अच्छा एक और क्वेश्चन अच्छा आ गया है। x इक्वल टू 1.011 प्लस 10.11 दशमलव, यानी कि 12.101 प्लस 0.1011, देन व्हाट शुड बी एडेड टू x? व्हाट शुड बी एडेड टू x? x में क्या हम ऐड करें? गेट द सम एज 1.1, यानी इसमें क्या और ऐड करें? ये x इज दिस वन, x इज दिस वन। तो वो ये कह रहा है कि पहले तो आप इसको निकालो, x निकालो, पहले तो आप x निकालो पूरा, ये जोड़ना घटाना करो और फिर x की वैल्यू निकालो। पहले जो आएगा x की वैल्यू, उसको इसके साथ में आप डिफरेंस करो। वो ये आपसे कराना चाह रहा है, तभी तो पता लगेगा व्हाट शुड बी एडेड x टू गेट द सम एज दिस वन। तो आएगा x की वैल्यू, इसमें क्या ऐड करें कि वो हमें ये मिल जाए, तो इसका मतलब इसमें से उसको निकालना होगा। तो अब ये इतना लेंथी काम करना है हमें कि ये सब जोड़ो या ये करो, या इसके बजाय हमारे पास दूसरा तरीका और है। यानी वो क्या कह रहा है कि x में क्या ऐड कर दें हम कि टू गेट द सम दिस वन 1.0 1.1, यानी ये हमें लाना है। तो क्यों ना हम इसका ऐसे करते हैं, इसका यूनिट प्लेस पे काम करते हैं। यूनिट प्लेस पे काम करते हैं। यूनिट प्लेस कितने स्थान तक जा रहा है? 4 स्थान तक दशमलव के बाद। 1 2 3 4 यहाँ तक चले गए, यानी कि ये, यानी हमें जनरली ये प्राप्त करना है, यानी कि लास्ट जो डिजिट है हमें जीरो चाहिए, जीरो चाहिए। तो इसमें क्या मैं ऐड करूं कि मुझे वो जीरो मिल जाएगा यहां पर? अब मैं देखने की कोशिश करता हूं यूनिट प्लेस के हिसाब से। तो देखिए, प्लस प्लस वाले एक साथ लेता हूं मैं, ये 3 स्थान तक है, ये 2 स्थान तक है, ठीक है, ये 3 स्थान तक है, ये 4 स्थान तक है, तो दशमलव 1011, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं जब मैं ऐड करूंगा तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, एक साथ आएगा। तो लास्ट जो डिजिट आने वाली है जब ऐड करेंगे हम उसमें, अब सब्ट्रैक्शन में क्या आ रहा है यहाँ पर? सब्ट्रैक्शन में क्या आ रहा है कि यदि इसको हम एक तो ये तरीका सबको बराबर कर लें हम तो समझने के लिए, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा, यानी कि जब 1 - 0, 1 - 0, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 - 0 दैट इज 1 आ जाएगा। अब हमें लाना क्या है? जीरो लाना है। तो क्या ऐड करें जीरो आ जाए? तो कहीं ना कहीं फोर्थ प्लेस पर क्या होना चाहिए हमारा? प्लेस पे हमारे पे क्या होना चाहिए? 9 होगा तभी तो जीरो बनेगा। 9 अब 9 फोर्थ प्लेस पे कहाँ आ रहा है और किस में आ रहा है? एक ही नंबर है ऐसी तो, ठीक है। देन आंसर विल बी फर्स्ट बेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया, ठीक है, गुड, जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, ठीक है। यानी वो ये सब उसने मौखिक टेस्ट किया, एक तरह से ओरल असेसमेंट किया क्लास में, तो ये पाया राम कैन स्पीक डेफिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स ऑड इवन प्राइम एंड कंपोजिट एक्यूरेटली but not able to identify the numbers accurately when given a set of numbers। तो उनको डिफाइन तो वो एक्यूरेटली कर रहा है, यानी उसको याद तो हो रही हैं चीजें, याद कर लीजिए या मैगडअप कर लो, कुछ भी करो, उसने याद स्मृति उसकी अच्छी है, स्मरण शक्ति इसकी अच्छी है, वो याद कर ले रहा है, चाहे वो उसने रट के करा या चाहे जैसे करा, ठीक है।
परंतु जब वह संख्याओं का समुच्चय दिया गया तो वह संख्या को सही रूप से पहचान नहीं पाया। इसका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, यही तो काम हुआ। रट तो उसने सब लिया, लेकिन जब पूछा गया तो वो नहीं बता पाया। अब क्या कौन सा अति युक्त है? स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अभ्यास की कमी है। अभ्यास की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर, बता दीजिए। स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता की कमी होती तो स्मरण शक्ति कैसे स्ट्रांग हो जाती? वो भी तो एकाग्रता से ही आती है, उसको कंसंट्रेट करने पर ही याद कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। अभ्यास बिना आप स्मरण भी नहीं कर पाएंगे, बार बार रटना पड़ता है तब स्मृति में आएगी वो चीज़। वो चीज़ें नहीं है इसका मतलब। अब स्मरण, राम की स्मरण शक्ति तो अच्छी है, ठीक है, वो याद कर ले रहा है, उनको डिफाइन कर पा रहा है, परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है, यानी अंडरस्टैंडिंग की, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम है उसकी। यानी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है उनको बताने में, जब वो सक्षम नहीं है, पहचान नहीं पा रहा है। तो बहुत आसान सा आंसर है हमारा, यानी राम की स्मरण शक्ति तो अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है उसके। तो अपने ओन वर्ड में उसको वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है या पहचान नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस शॉपकीपर sells an article for 320 after giving a discount of 28 on its market price। मार्केट प्राइस पर 28% का डिस्काउंट देकर के 324 में वो बेच रहा है। तो श्योर सी बात है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपए पर बेच रहा है। तो मैंने एक रूल ऑफ प्रिंसिपल पढ़ाया था। रूल ऑफ प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था, जब मोर देन वन होती है तो हम क्या करते हैं, तो उसमें रूल ऑफ फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब मोर देन वन, फ्रैक्शनल वैल्यू मोर देन वन होती है, ठीक है, लेस देन वन एंड मोर देन वन, ये दो थे कंडीशंस हमारी, ठीक है। तो हम क्या करते थे, बड़ी क्वांटिटी जब हमें वन लाना है, फ्रैक्शनल वैल्यू मोर देन वन लेकर आनी है, तो हम क्या करेंगे, जब मोर देन वन लानी है फ्रैक्शनल वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है जो फ्रैक्शन होगा उसमें ऊपर वाली जो क्वांटिटी होगी, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा, इट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऑब्वियस, यानी कि ऊपर यदि 6 होगा और नीचे 5 होगा देन इट इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? और जब लेस देन 1 कब होगी, जब हमारी न्यूमरेटर जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से कम रही होगी, यानी कि जब ऊपर 5 होगा और नीचे 6 होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? ये मैंने रूल ऑफ फ्रैक्शन में पहले भी बताया था, फिर से मैं बता दिया इसको कि हमें इस तरह से काम करना है इस पर। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो रूल ऑफ फ्रैक्शन से हम सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 पर बेचता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 324 पे छूट के बाद बिक रहा है वो, तो उसकी जो अंकित प्राइस यानी मार्केट प्राइस से ऑब्वियसली वो ज्यादा रहा होगा, यानी कि अब जो मार्केट प्राइस हम उसका निकालें तो वो उससे ज्यादा रहा होगा, यानी कि 324 क्या है उसका जो छूट के बाद प्राइस है, तो इससे ज्यादा रहा होगा। तो मल्टीप्लाई बाई, कैसे फैक्टर से करना है हमें मल्टीप्लाई, जो इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा होगा, यानी कि मोर देन वन वाले से, यानी कि जब बड़ी संख्या ऊपर आएगी छोटी संख्या नीचे आएगी, यानी 28% की छूट है हमारी। जैसे ही हम छूट की बात करेंगे तो उसको दो पार्ट में बांट लेंगे, यानी कि इसको आउट ऑफ 100 आप देखेंगे तो एक तो 100 हो गया और दूसरा इसका रेशो आएगा यानी कि 72, इस तरह से। और जब प्रॉफिट की बात करेगा वो, जैसे कि मान लीजिए 20%, ये तो छूट की बात कर रहा है, ये प्रॉफिट में ये बात कर रहा है छूट की, तो उसको डिफरेंस करके आउट ऑफ 100 कर लेंगे, ठीक है। अब यदि वो प्रॉफिट की बात करेगा यानी कि लाभ की बात करेगा, तो क्या करेंगे, दो हमारे फ्रैक्शन बनेंगे, तब भी क्या बनेंगे 100 और 120, यानी उसमें प्रॉफिट हो गया है। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना होता है यहाँ जाते ही कि 28% की छूट की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि दो फ्रैक्शन, दो पार्ट बना लीजिए, यानी कि 100 और 72, ओके, 172 बना लिया। अब हमें यह देखना था कि रूल ऑफ फ्रैक्शन जो कह रहा था, यदि इससे ज्यादा क्वांटिटी आएगी तो ऑब्वियसली बड़ी क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे, छोटी क्वांटिटी को नीचे रखेंगे। इनमें से बड़ी ऊपर रख दीजिए 100 और छोटी नीचे रख दीजिए 72। इतना काम हमें करना है, यानी हम इसको वैसे सॉल्व करते चले आए, ट्रेडिशनल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है, एक्स मानते हैं, उसका 28% निकालते हैं, फिर इसके जो छूट पे इक्वल करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ये लंबा चौड़ा प्रक्रिया करेंगे। ये अभी आपको थोड़ा समझने में थोड़ा सा अभी टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी
पार्ट है। तो उसके अंकित मूल्य पर इतनी की छूट देकर इतनी पर बेचता है। तो ये जो निकल के आ गया, यानी इसको मैंने कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये जो निकल के आ गया ये क्या आ गया आपका, सीधा सीधा आपका मार्केट प्राइस आ गया। ठीक है, मार्केट प्राइस निकल के आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, वस्तु का क्रिया मूल्य 300 रुपये है। ठीक है, क्रिया मूल्य 300, यदि वह उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे, यानी अब वो क्या कह रहा है, जो अंकित मूल्य जो आया है इस पर 18% की छूट देकर बेच रहा है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य जो निकल के आएगा इसका 18% छूट के बाद निकल के आएगा। तब लाभ प्रतिशत हमें बताना होगा 300 के साथ में। तो अब इसका 18% छूट के साथ प्राइस क्या आएगा, जब 18% छूट के साथ प्राइस हम निकालेंगे, ऑब्वियसली जो ये प्राइस है मार्केट प्राइस, जब छूट दी जाएगी इस प्राइस पर तो वो कम रहा होगा। अब कम रहा होगा तो क्या करेंगे, यानी कि जो उसका सेल प्राइस है, जो उसका बिक्री का प्राइस है, तो वो क्या निकल के आएगा, सेल प्राइस जो आएगा इसी प्राइस में, यानी छूट के बाद जब ये कम होगा तो वो क्या होगा, कम होने का मतलब 18% छूट, छूट से तुरंत समझिए, यानी कि दो पार्ट में बांटिए, 100 और 7 मतलब 82, 100 और 82 में। अब इसमें से 100 और 82 में किसको ऊपर रखूं कम करने के लिए, बताइए। 82 को ऊपर, 82 82 ऊपर, ठीक है, 82 ऊपर करेंगे और 100 को नीचे करेंगे। अब वो नीचे। एक्चुअल इसका बिक्री का मूल्य निकल के आ जाएगा हमारा। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए बस, और आउट ऑफ 300 इसको कैंसिल कर देंगे। तो अब इसको काट लेते हैं, 36 2 से, ये 41 टाइम, और इसका आपका 9 से देखते हैं, 4 बार 9 या 27, 9 छिक्कू 54, 4 नाम 36। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका टोटल 9 9 और 9 का 36, यानी कि 369, और जबकि उसका बिक्री मूल्य था 300। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको, प्रॉफिट बराबर क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी थी, 69 रुपये प्रॉफिट आ गया आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब 300 पे हम देख रहे थे। तो अब इसको हम देखते हैं, तो हमें 300 और 369 तो अब हमारा ये कितना मिल गया, आउट ऑफ 300 पे हम निकालना है इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे थे। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 23%। ये थोड़ा सा समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा इस चीज़ को, लेकिन ये जब एप्लीकेशन आप करना सीखेंगे इसकी, तो ये रूल ऑफ फ्रैक्शन बहुत कारगर चीज़ है। अब इसी चीज़ को आप यदि, अभी तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, यहाँ पर ही निकाल लिया पूरा कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी। अदरवाइज तो आपको ये क्वेश्चन इतना लेंथी बनाया है इसने कि पहले आप इसको अलग से निकालेंगे छूट को, फिर उसको इक्विवेलेंट करेंगे, फिर उसको आप जो निकल के आएगी उस पर फिर अंकित मूल्य निकालेंगे। ये सब एक प्रोसेस आप निकालते चले जाएंगे उसको, क्योंकि यहाँ पर हम इसको और इजी कर सकते थे यदि मैं आपको ये चीज़ें ना समझाता, लेकिन समझाना जरूरी था। मैंने एक बार पहले भी समझाया था, अगेन मैंने इस चीज़ को आपको समझाया है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -40/3, दो रैशनल्स का जो प्रोडक्ट बोल दिया -40/3। इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज -5/2, देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर लाइज बिटवीन। तो देखिए इसमें क्या कराना चाह रहा है वो, पहले तो दो का मल्टीप्लीकेशन दे दिया उसने, ठीक है, उसके साथ साथ उनमें से एक को दे दिया उसने। ठीक है, पहले तो दूसरे को निकालो, और निकालने के बाद उसका आप रेसिप्रोकल करो, उसका व्युत्क्रम करो, और रेसिप्रोकल के बाद आप ये भी देखो कि वो किसके बीच में पड़ रहा है। तो मतलब आप से मतलब मल्टीपल लर्निंग आउटकम्स को जानना चाह रहा है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता करना चाह रहा है वहां पर, आप मतलब उसका डिवीजन आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मतलब फ्रैक्शनल डिवीजन की बात कर रहा है। पहले तो इसको डिवाइड करके वो आपसे निकलवाएगा वैल्यू, फिर आपसे जानना चाह रहा है रेसिप्रोकलिटी आप जानते हैं नहीं जानते हैं, व्युत्क्रम करना। फिर आपसे जानना चाह रहा है कि आप फ्रैक्शनल जो वैल्यूज हैं उनका कंपेरिजन आप जानते हैं नहीं जानते हैं उनकी वैल्यूज को। तो मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन को उसने फ्रेम किया है यहाँ पर। तो खैर कोई नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो -40/3, दो संख्याओं में से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न में से क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको आप डिवाइड करिए, सिंपली डिवाइड करिए। तो ऑब्वियसली बात, जब मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ रहा है और एक नंबर माइनस में है, तो यानी डिवाइड करेंगे तो माइनस तो कैंसिल आउट हो ही जाना है। ये तो हम साफ होगी हमारी बात। ठीक है, नेक्स्ट, एक 5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न में
किसके बीच में होगा? अब 40/3 डिवाइडेड बाई 5/2, 40/3 डिवाइडेड बाई 5/2, देन क्या निकल के आ जाएगी हमारी? 2/5, यानी कि 16/3, और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 3। ये रेसिप्रोकल व्युत्क्रम भी। अब ये देखना था अब इनमें से किसके बीच में पड़ेगा ये। अब ये भी टास्क था एक, ये तो यहाँ तक तो पहुंच गए हम लोग। अब इसको देखना शुरू करते हैं हम, यानी कि यहाँ रख लेते हैं पहले 3/16। अब मैंने एक आपको रूल बताया था, कौन सा रूल? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल तो वो लगाइए, यानी कि ये नीचे वाले टर्म यानी 3/16 में, तो मैं यहाँ रखता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी आएगी इसमें। 3/16, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 16 × 3 यानी 48, और 20 × 3 यानी कितना हो जाएगा? 60। तो इसका मतलब अभी तक तो ठीक है ये, यानी इसके बीच में आ गया ये, क्योंकि ये बड़ी नंबर होगी इससे। अब इस पे चेक करिए, 16 नंबर 144, ठीक है, और ये 50 यानी कि 150। अब ये जो नंबर है इससे बड़ी है, तो इसका मतलब रूल ब्रेक हो गया, इसके बीच में तो नहीं आई है, हटा दीजिए पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, यानी कि 3/16, तो 16 नंबर 144 हो गया, और ये कितना आ गया? 50 से 150 यानी 150, ठीक है, इससे बड़ी है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 5 या 15 और 16, यानी ये इससे बड़ी है, ठीक है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में उनके बीच में फंस गई संख्या, आ गया हमारा आंसर। अब ये देखिए वो एक साथ कितने फंक्शंस आपसे कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम भी एक क्लास 6 मैथमेटिक्स टीचर पॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स टू हर स्टूडेंट, वो प्रॉब्लम दे दी उसने, ठीक है? तो क्लास 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। क्या था? प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, ओके। उनके कदमों की लंबाई 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय कर सके? न्यूनतम कितनी दूरी चले, कम से कम क्या दूरी हो कि वो पूरे पूरे कदमों में चल पाए, यानी कि पूरे पूरे कदमों से डिवाइड हो जाए वो एक तरह। तो जो वो न्यूनतम संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? एलसीएम ये डेफिनेशन है एलसीएम। लघुत्तम ऑब्वियसली, तो एलसीएम न्यूटन में कौन सी अवधारणा दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक है? तो में से तो है नहीं। कौन सी अवधारणा जरूरी है? लघुत्तम समापवर्तक, यानी हमारा आंसर हो गया लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई, यानी अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई, तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये निकलवाया उसने, उसने निम्नलिखित हल दिया बच्चे ने। प्रारंभिक संख्या बराबर इतना, नई संख्या बराबर 26,500, तो घटने का प्रतिशत बराबर उसने 26,500 बड़े 28,000 इंटू 100 इक्वल टू दिस वन कर दिया, ओके। अब वो क्या पूछना चाह रहा है? तो विद्यार्थी के उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? क्या सबसे उपयुक्त है उसके, जो उसने आंसर निकाला उसके संदर्भ में पूछना चाह रहा है वो। तो विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है, ठीक है, प्रतिशतता की अवधारणा को तो समझने में सक्षम है, आउट ऑफ कर रहा है वो, परंतु वह यह समझने में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। जान रहा है कि आउट ऑफ में से कैसे निकालना है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि किस राशि का परसेंटेज निकालना है, किस राशि के रेस्पेक्ट में निकालना है, वो तो पता लग रहा है उसको, लेकिन किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी, ये वो नहीं समझ पा रहा, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा राइट है, लेकिन यदि और भी देखें हम, तो वो तो अपने आप ही हट रहे हैं। प्रश्न को सही तरीके से हल किया है, किंतु उसने उत्तर में गलत चिन्हों का प्रयोग किया है, ये तो गलत बात है, चिन्ह तो सारे सही लगाए हैं उसने। विद्यार्थी प्रतिशत की अवधारणा को नहीं जानता, वो जानता है प्रतिशतता की अवधारणा को, जानता है वो, दिस अपॉन दिस इनटू परसेंटेज इक्वल टू सब कुछ कर रहा है, वो सारी चीजें निकाल। असावधानी बस एक त्रुटि की है, असावधानी बस त्रुटि हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही लिख रहा है और उसने कहीं भी अपनी इस एक्सप्लेनेशन में
कहीं भी उसने डिफरेंस का जिक्र ही नहीं किया है। यदि वो जिक्र करता और यहां ना लिखता, यदि वो लिखता कि अंतर बराबर, यहां पहले वो अंतर निकालता और बाई चांस उस पर यहां रह जाता वो अंतर को लिखना, देन ये माना जाता असावधानी पूर्वक त्रुटि थी। अब तो उसने अंतर निकाला ही नहीं है, इसका मतलब उसको ये पता ही नहीं है अंतर वाला काम जो करना है हमें, किस राशि का हमें प्रतिशत, यानी ये कमी थी उसको, तो इसी का आइडिया नहीं था। त्रुटिवश भूल नहीं थी। त्रुटिवश भूल तब मानी जाती जब वो उसको कर लेता और फिर यहां ना कर पाता, यहां ना निकाल पाता। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इस पर लास्ट करेंगे क्योंकि फिर दूसरी क्लास के लिए ना और जो लोग होंगे अब वो वेट करेंगे। ये 30 हमने बोल दिया था, तो अभी थोड़ा आपके 2-4 क्वेश्चन भी लेंगे। तो दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है। ठीक है, यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P माइनस 50 का मान क्या होगा? तो संपूरक कोणों का अंतर कितना बता दिया उसने? 20 बता दिया। यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है हमेशा, यानी कि 180 होता है उनका सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, 180 होता है तो उन एक उसने P बोल दिया, छोटा वाला P है, मतलब सपोज बड़ा X है तो X माइनस P तो उसने दे दिया 20, और ये हमें पता है कि X प्लस P जो होता है उनका जो सम होता है दोनों का होता है 180। अब आपसे X और P की वैल्यू जब निकाल लेंगे, जब आप P की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये निकलवाना सिंपली, यदि हम दोनों को ऐड कर दें एडिंग, तो x इक्वल टू 200 एंड x 100 है तो p कितना निकल के आ जाएगा 80। ऑब्वियसली दोनों का सम 180 आना है ना, तो 80 रहा होगा p, यानी कि p जब 80 आएगा तो 3 इंटू 80 माइनस 50 यानी कि 240 190 क्या आ जाएगा 190 आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको भी कर लिया।